ये जो चुनाव इस बार का होने जा रहा है, जैसा कि आपने देखा कि बड़ा अभूतपूर्व है। शायद पहली बार है जब एक चुना हुआ प्रधानमंत्री कहता है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो कहता है कि मैं दोबारा आ रहा हूँ और 400 सीटें जीत के वापस लौटूंगा। शायद लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे पहले कभी किसी ने दावे किए नहीं, न हुए। हमारे पास जो तीनों महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं परिचय करता हूँ रवि भट्ट जी से, इतिहासकार हैं, रजत मेहरा जी उद्यमी हैं और सूर्य पांडे जी जाने माने साहित्यकार हैं। मैं रवि भट्ट जी से शुरुआत करता हूँ। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं कि ये चुनाव इस बार का दूसरे चुनावों से किस तरह भिन्न है? किस तरह के जो मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, और क्या इस बार उनके सामने जिस तरह का देखा जा रहा है, वास्तविक मुद्दे क्या हो सकते हैं? राजनीतिक दलों के अपने मुद्दे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस इलेक्शन में मुद्दे गौड़ होते गए हैं और सभी के सभी कुछ न कुछ प्रलोभन, गारंटी, इस तरह के एक तरह से कोई नई बात इस तरह के नहीं कह रहा है। तो इस बारे में आप अपने विचार रखें, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, मेरे विचार सबसे बड़ी विशेषता है जो कि शायद पहले उतनी ज़्यादा प्रखर रूप से सामने नहीं आई है, वो ये है कि ये वैचारिक लड़ाई इस समय बहुत बड़ी है और वैचारिक के साथ साथ ये इमोशनल लड़ाई भी है। वैचारिक लड़ाई तो हमेशा रही है, लेकिन इतनी शार्प नहीं रही है जितनी कि इस इलेक्शन में मुझको दिख रही है, और इसके साथ साथ एक इमोशनल। अब इमोशन की जब आप बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है जो इमोशन है इस समय वो एक नेशनलिज्म से भी जोड़कर एक पार्टी विशेष उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप डिसाइड करेंगे। जो वोटर वो डिसाइड करेगा। पर जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सबको सामूहिक रूप से जो इसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्र को पहले रखें और उसके बाद किसी चीज़ को लेके आएँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से ये राष्ट्रवाद भी स्वयं में एक मुद्दा बना है, नंबर 1। नंबर 2, और बाकी जैसे शिक्षा की बात होती है, जब इसमें आपकी नौकरी की बात होती है इसके अंदर, और एक जो तीसरी बात जो है मैं कहूँगा उसको जो कहते हैं कि एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, अगर हम सबको मिला ना, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात है। तो इन दोनों ही मुद्दों पे मेरे ख्याल से सारी पार्टीज काफ़ी बात करती हैं, और इन पार्टियों 50% तो देखिए इमोशनल होता है। आप भी अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देख लिया है कि जिस ढंग से आपस में ये लोग अलग अलग प्रवक्ता आपस में बजाय किसी विचार विमर्श करने के वो उनका इमोशंस ज़्यादा हो रहे थे। इसी ढंग से जो एक आम वोटर है उसके लिए भी वही है, लेकिन मुद्दे आज भी वही हैं जो पहले थे, और वो मुद्दे हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं रजत मेहरा जी से चाहूँगा कि अपना विचार रखें कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें विकास भी एक बड़ा मुद्दा है जी। विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने की भी बात हो रही है, उद्योगों के विस्तार की बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो उद्यमियों के वास्तविक मुद्दे हैं, राजनीतिक दल अपने जो उनका घोषणा पत्र है या जो उनकी लाइन है या जो सत्ताधारी दल है, क्या उस ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उससे उद्योग जगत को फायदा होगा, उससे जुड़े लोगों को फायदा होगा, रोजगार का सृजन होगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी? और इस चुनाव में ये मुद्दा कितना कारगर हो सकता है या कितना प्रभाव डालेगा मतदाताओं पे, किस स्तर पर वो जाके मन बना के मत करेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जागरण परिवार को धन्यवाद दूंगा जो मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का अवसर दिया। और दो पक्ष हैं जो आपने जो प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो आपने जो एक बात कही कि चुनाव को लेके क्या लग रहा है, देखिए मैं इसमें एक सबसे पहली बात बोलूँगा कि 1984 में लास्ट जब प्रचंड बहुमत के साथ कोई सरकार बनी थी तो 1984 में बनी थी, पूर्ण बहुमत के साथ, राजीव गांधी जी की।
लगभग 423 या कितनी सीटें आई थीं, और उसके बाद से लेके 2014 तक लगातार 30 साल जितने भी चुनाव हुए, जितनी भी सरकारें बनी, वो मिली जुली सरकारें बनी, कोalition गवर्नमेंट थी, और जिसकी वजह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो अपना एक प्रोग्राम बनाया करते थे, जिसमें जो भी पार्टिसिपेटिंग पार्टियां हुआ करती थी वो अपने अपने विचार के हिसाब से, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से उसके अंदर कुछ एक खिचड़ी सी बना के प्रोग्राम लेके आते थे, जो कि कॉमन सबको आपस में एक एग्रीमेंट होता था। 2014 के से जो चुनाव हुआ है, लोगों को उस वक्त शायद बहुत कम लोगों को ऐसा विश्वास था कि इतनी बहुमत के, पूर्ण बहुमत के साथ कोई सरकार बनेगी, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, और बनने के बाद एक जो सबसे बड़ा चेंज, अभी आपने मैनिफेस्टो की जो बात करी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो ही बोला था, और मैनिफेस्टो के तहत उन्होंने अपनी एक लंबी काफ़ी सारी उन्होंने अपनी कुछ प्रॉमिसेस रखे थे उसके अंदर, कि घोषणाएं करी थी कि वो क्या क्या अगले 5 साल में करेंगे। लेकिन उस अगले 5 सालों में एक लंबी चौड़ी नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई अर्थव्यवस्था को लेके और हमारे अपने देश को चलाने को लेके। और 2019 का जो चुनाव आया, तो उसमें आप सब लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि तब फिर मैनिफेस्टो नाम की बात नहीं रह गई, संकल्प पत्र आया। लेकिन हम सब लोग इस बात के लिए ट्यून्ड नहीं थे कि ये संकल्प पत्र क्या है। हम लोग अभी भी मैनिफेस्टो माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखते थे, और संकल्प पत्र को हम लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं देखा, बहुत फोकस तरीके से उसको हम लोगों ने पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी, अधिकांश लोगों ने पढ़ने की कोशिश नहीं करी। लेकिन उसके अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे 1 ग्रिड 1 नेशन की बात करी गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि हम 1 नेशन 1 गैस ग्रिड 1 पावर ग्रिड के बकायदा बोला गया था कि पावर ग्रिड के तर्ज के ऊपर 1 नेशन 1 गैस ग्रिड 1 नेशन, एयरपोर्ट ग्रिड 1 नेशन, रेलवे ग्रिड, रोड ग्रिड, सीपोर्ट ग्रिड, वेयर हाउसिंग ग्रिड, वाटर ग्रिड, ये सारी ग्रिड्स की बात करी गई। लेकिन उस वक्त हम लोग ने इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया कि ये बात सच में वाकई वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसकी जो पूर्वानुमान, जो 2019 वाला जो बजट, जो इंटरिम बजट आया था, उसमें उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए थे। लेकिन अगले 5 साल उस जिस तरीके से जितने कमिटमेंट के साथ इन सारे जो अपने संकल्प पत्र में दिए गए चीज़ें थी, जिस तरह से उन्होंने करी सरकार ने, मोदी जी ने, वो सराहनीय थी। वो एक ही चीज़, बजट के बाद बजट एक ही चीज़ दिखा रहा था, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यही चीज़ हमने फिर अभी जब 2024 वाला जो इंटरिम बजट आया, उसमें फिर हमको वही चीज़ सब देखने को मिली। और जो अब संकल्प पत्र आया है, उसके अंदर भी वही कंटिन्यूटी, वही स्टेबिलिटी और वही कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही। इस वजह से जो आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था को वाकई विकास की ओर पुश मिलेगा, गति मिलेगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा एक जो पैमाना है, जो एक मापदंड होगा कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग कंसिस्टेंटली परस्यू करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर हम 5 साल किसी दिशा में जाएंगे, अगले 5 साल हम दिशा चेंज करके किसी दूसरी डायरेक्शन में चल देंगे और फिर उसके बाद तीसरी डायरेक्शन में चल देंगे, तो नेट रिजल्ट ये होगा कि सब कुछ इनकम्प्लीट, हाफ हार्टेड होगा। यहाँ पे ये एक बड़ा फर्क है, और शायद यही हमारी जनता के अंदर भी एक भरोसा बनाता है। इमोशनल इशू अलग, जो अभी रवि भाई ने बोला कि इमोशनल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन इमोशनल इशू, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ये सब चुनावी होते हैं। चुनाव को लेके लोगों के अंदर एक रुचि, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरह के मुद्दे डाल दिए जाते हैं, ताकि लोग थोड़ा सा उससे उत्तेजित हो जाएं, थोड़ा एक्साइट हो जाएं, थोड़ा सा उसके अंदर रुचि लेने लग जाएं। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाते तो मूलभूत समस्या वही रहती हैं, और उसी तरीके से उनको एड्रेस भी करना होता है। आपने बहुत अच्छी बातें रखी। मुझे लगता है कि ये जो मूल मुद्दे हैं, इन्होंने, रवि जी ने इमोशनल की बात की और आपने दोनों को समझाया कि इतने मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मतदाता हैं वो इतने जागरूक होंगे, उस पर बात करेंगे। अब हम सूर्य कुमार पांडे जी की तरफ चलते हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि ये इस बार के चुनाव को अपनी दृष्टि से कैसे और किस तरह देखते हैं? धन्यवाद आपको।
आज की चर्चा में पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो नेता लोग आए और इससे पहले के सत्र में मैं देखिए हास्य और व्यंग का लेखक हूँ, कवि हूँ, तो मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूँगा। ये जो नेता आए थे, मतलब इन्होंने बिना पानी पिए इतना एक दूसरे को कोसा है, इतना कोसा है कि इससे बढ़िया तो घर पे बैठ के हम टीवी पे वो देख लेते जो बहस होती है। ये यहाँ इनको कुछ गंभीर और संजीदा बातों की जिससे हम उम्मीद करते हैं वैसी हमें सुनने को नहीं मिली। और जो आप अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ये चुनाव के जो भाषण होते हैं, जो वादे होते हैं, जो आजकल गारंटी कही जाती है, बाद में ये सब जुमले हो जाते हैं। ये सब हैं जुमले। और ये जिस तरह की नकली बहसबाजियाँ करते हैं, अपने अपने समर्थक लेके आए और वो चले गए। मैं आया था, मैं बहुत यहाँ पे प्रसन्न हुआ था देख के कि जागरण की इस चर्चा में कितने जागरूक हैं हमारे शहर के मतदाता और लोग कि अभी एक दिन के बाद उन्हें वोट डालने जाना है। लेकिन पता लगा कि इसमें से 3/4 तो वही थे जो उनके साथ थे। कोई एक के लिए नारे लगा रहा था, कोई दूसरे के लिए ताली बजा रहा था। तो ये क्या हो रहा है देश के भीतर? इसमें थोड़ा चुनाव में नेताओं को बड़े संजीदे तरीके से रहना चाहिए। चुनाव में नेताओं की जुबान से जहाँ तक हम समझते थे कि एक मधुरस टपकता है, एक बहुत मीठी बातें करते हैं ये लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब की राजनीति बदल गई और ये हालत हो गई है कि लोग इस तरह से नोक झोंक करते हैं और इस तरह से डांट डपट एक दूसरे के ऊपर। कैसे तो घर में औरतें अपने पति को नहीं डांटती होंगी, जैसे ये मतलब कर रहे थे। और ना इनकी दशा क्या है, मैं राजनीति पे एक मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं कि 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं, धोखे में मत आइए। आप अपने विवेक से, अपने विचार से अपना मतदान करिए, जाइए, वोट दीजिए। लेकिन ये इस धोखे में अगर आप आ गए प्रचार के तो फिर आप धोखा ही खाएंगे। मैंने लिखा था कि 2 दिन को करोड़पति यहाँ भिखारी होते हैं, बात बात पर वे सबके आभारी होते हैं और राजनीति का ताश अलग ही खेला जाता है, 2 जोकर 52 पत्तों पे भारी होते हैं। तो हर दल में आपको 2 जोकर मिलेंगे, 2 से अधिक भी मिलेंगे, वो आप जानते हैं और बताने की आवश्यकता नहीं होती। हर बात संकेतों में बात की जाती है। जो हम लोग साहित्य के, अदब के लोग हैं, हम लोग जो अपनी बात है वो संकेतों में कहते हैं और किसी से डर के नहीं कहते, किसी भय में नहीं कहते, किसी प्रलोभन में नहीं कहते। नहीं खुद के लिए औरों की जेबें काटते हैं हम, नहीं पद के लिए सत्ता के तलवे चाटते हैं हम, और दिखे विद्वेष की खाई तो उसको पाटते हैं हम, कि अपनी प्रेम कैंची से घृणा जड़ काटते हैं हम। अदब में और सियासत में बस इतना फर्क होता है कि नफरत बांटती है वो मोहब्बत बांटते हैं। ये अदब का शहर है, ये मोहब्बत का शहर है लखनऊ। और यहाँ बहुत चुनाव प्रचार तो इतना ठंडा और धीमा तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। जब से होश संभाला था बिल्कुल कहीं कोई दिखाई ही नहीं दिया। पोस्टर बैनर सब नदारद, पता नहीं कितना पैसा बचाने के चक्कर में है लोग और कहाँ जा रहा है सब। लेकिन जनता सब समझ रही है, देख रही है। 10 वर्ष का पिछले भाजपा की सरकार का शासन उसने देखा। मोदी सरकार मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैं पार्टी की सरकार मानता हूँ, और उससे पहले अन्य दलों की, कांग्रेस आदि की सरकारें हमने देखी, गठबंधन की सरकारें देखी। यहाँ 2-2 गठबंधन वाले खड़े थे। मैं तो अपनी बातें अपने ढंग से कहता हूँ कि लाज हया, इलेक्शन पूर्व ये सब कौन है? आप बहुत उसमें ना आइएगा। इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं और इलेक्शन बाद दिल की सारी दूरी पाट लेते हैं। हमारी राज सत्ता द्रौपदी की भांति बेबस है, इलेक्शन बाद जिसको 5 भाई बांट लेते हैं।
तो राजनीति को मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, मैं अपने ढंग से देखता हूँ, समझता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है कि आएंगे, कोई एक जीतेगा चला जाएगा, दर्शन नहीं होगा। और हमारे शहर का सौभाग्य है कि हमें तो एक बहुत बड़ा नेता मिला है एक उम्मीदवार के रूप में, और उनको तो कहीं आने की ज़रूरत भी नहीं है। मिलती है अगर सिद्धि तो पैगाम बोलता है, मिलती जिसे प्रसिद्धि उसका नाम बोलता है। और जो होते कर्मयोगी करते नहीं विज्ञापन, वे बोलते नहीं हैं उनका काम बोलता है। तो आप नेताओं को ये समझना चाहिए कि प्रचार से ज़्यादा काम करें, क्षेत्र के विकास, देश के विकास, प्रदेश के विकास में लगें, और झूठे दावे झूठे वादे न करें। किसी समय में जो वादा कहा जाता था अब गारंटी हो गया। गारंटी पहले हम लोग सामानों पे, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, व्यापार में, बिजनेस में सामान वगैरह मिलता था तो गारंटी वारंटी ये सब हम लोग उस पर पाते थे। लेकिन अब राजनीति भी देने लगी। ये राजनीति जैसे दुकान हो गई। इससे हमें देखना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व बताया गया, लेकिन महापर्व और महाउत्सव और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इस उत्सव को जितना उत्सवमय होना चाहिए वह प्रयास हमें करना है, उस उल्लास के साथ हमें जाना है। हमारे एक मित्र कह के गए कि पहले जलपान फिर मतदान, या नहीं पहले मतदान फिर जलपान, उल्टा कह गया मैं। वो हमारे इतिहास वाले बैठे हैं ना, हमारे मित्र बड़े पुराने साथी हैं रवि भट्ट जी, क्योंकि इतिहास में लखनऊ में पहले आप कहा जाता है। ये बड़ा मशहूर जुमला ही है वैसा भी, आप बेहतर जानते होंगे। मुझे तो लगता है कि जुमला है, क्योंकि वो दो नवाब कौन थे जो पहले आप कहते थे, आज तक उनका नाम पता नहीं किसी को। हाँ, अगर आप तलाशिए। और दूसरी चीज़, जिस ट्रेन का टिकट ले रहे थे, जिस समय लखनऊ में नवाब होते थे उस समय लखनऊ में ट्रेन होती नहीं थी, ट्रेन अंग्रेजों के समय में आई। तो ऐसे जुमले हैं जो कि पहले से चल रहे हैं। राजनीति में ऐसे जुमले आज हमें सुनने को मिलते हैं। तो हम लोगों का पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। लखनऊ के लोग, हमारे शहर के लोग यह संकल्प करें। और दैनिक जागरण पत्र के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सारे शहर के लोग बाहर निकलें, पहले जलपान करें या पहले मतदान करें, जो भी करना चाहें। जलपान शाम को कर लें, मतदान पहले कर लें, या मतदान शाम को कर लें, जलपान पहले कर लें, जो उचित समझें। गर्मी बहुत है और वो गर्मी नेताओं में देखी जा रही है, इसलिए बातें बहुत हैं कहने को। ये सब राजनीति वाले विषय पे मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस एक दृष्टा। चलिए फिर मैं रवि भट्ट जी से के पास आता हूँ। जी, मैं चूँकि एक सूर्य कुमार पांडे जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात दी, तो सबसे पहले इतिहास, जैसे ये हास्य कवि बैंक के बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, तो कवि कहीं भी हो, कोई टॉपिक भी हो, वो अपनी बात, अपनी कविता जरूर सुनाएगा। तो उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, तो मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बता दूं, इनकी बात के जवाब में ही, लखनऊ के अंदर पहली ट्रेन जो चली थी वो 23 अप्रैल 1867 को चली थी, और कानपुर और लखनऊ के बीच में चली थी। तो ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नवाबों के टाइम पे तो यहाँ पर ट्रेन थी नहीं। नंबर 57 में तो आज दिल्ली चले गए। और दूसरी बात जो अभी एक इन्होंने वो, मैं यहाँ पर एक आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूँ। शायद इलेक्शन से, चूँकि वो इलेक्शन से रिलेटेड है, पर मैं यहाँ पर वो 99% बिल्कुल वो बात सही है, पर चूँकि 1% मैंने पर्सनली व्यक्तिगत स्तर पे दस्तावेजों में मैंने चेक नहीं किया है, इसलिए मैं 1% उसको किस्सा कह रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ। वो ये है, लखनऊ में जब जब इलेक्शन होता तो एक चर्चा हमेशा होती है कि यहाँ पर जो आपको म्यूनिसिपल बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1884 के अंदर हुई थी, अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हुई थी। तो इसको म्यूनिसिपल, इसको तब कहते थे म्यूनिसिपल बोर्ड। बाद में ये नगर महापालिका बना। तो यहाँ पर 1920 की बात है कि यहाँ पर एक, जैसे आजकल होते हैं ना, आपने देखा होगा राजेश खन्ना भी इलेक्शन लड़ गए, अमिताभ बच्चन भी इलेक्शन लड़े, उसी समय यहाँ पर एक तवायफ हुआ करती थी, और बहुत ही मशहूर तवायफ थी। उसके राजे, रजवाड़े, अमीर उमराव सब वहाँ पर जाया करते थे। उसका तवायफ का नाम था, वो रहती थी अकबरी गेट पे।
और उनका नाम जो था वो था दिलरुबा। दिलरुबा का इतना ज़्यादा ना कि वो उसने डिसाइड किया कि जैसे आजकल के अभिनेता करते, भैया मैं इलेक्शन लड़ूंगी, लेट द पावर कम इन माई हैंड। तो वो जब इलेक्शन लड़ने आती है तो उसके वजह इतना हुजूम चलता था उसके चाहने वालों का कि किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो इलेक्शन उसके अगेंस्ट लड़े। तो उस समय एक हकीम हुआ करते थे, उनका नाम था हकीम शमसुद्दीन, भाई देवे, वो भी अकबरी गेट पे रहते थे। तो उनसे बहुत लोगों ने प्रेशर डाला, भाई अगर कोई नहीं लड़ेगा तो ये तवाइफ आ जाएंगी और ये यहाँ पर कहना चाहिए होगा तो जो कि लखनऊ के मिजाज को मैच नहीं करता है। तो उनको जब बहुत प्रेशर डाला गया तो शमसुद्दीन साहब ने, वो भी बड़े मशहूर हकीम थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे इलेक्शन शुरू होने आया तो प्रचार के लिए दिलरुबा ने एक दीवारों पे लिखवा दिया, है हिदायत लखनऊ के वोटरों को नब्ज दिखाएं हकीम शमसुद्दीन को और वोट दें दिलरुबा को। अब इसके बाद में हकीम साहब ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो तौर से उन्होंने लिखवाया वहाँ पर कि है लखनऊ के वोटरों को हिदायत, दिल दें दिलरुबा को और वोट दें शमसुद्दीन को। इलेक्शन के बाद में जैसा कि लखनऊ के वोटर समझदार जनरली होते हैं, तो उन्हें उसके बाद शमसुद्दीन हकीम साहब जीत गए और वो दिलरुबा साहब बहुत बुरी तरीके से हारी। जब वो हारी, लेकिन लखनऊ की अपनी एक तहजीब है, वो गई उनको हकीम साहब को वहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए। जब मुबारकबाद देने के लिए गई तो वहाँ जाके उन्होंने कहा हकीम साहब आप जीत तो गए, पर इससे एक बात साबित हो गई है कि लखनऊ के अंदर आशिक कम है और मरीज बहुत ज़्यादा हैं। और एक थर्ड बात, तो इमोशंस की मैं बात कर दूँ। जब मैंने इमोशंस की बात करी थी तो मेरा खाली यहाँ पर ये चुनावी माहौल के इमोशन से केवल मतलब नहीं था। आप यूँ भी देख लीजिए कि पिछले 5-10 साल से जब भी है तो एक राष्ट्रवाद की, वो राष्ट्रवाद धर्म के साथ मिक्स हो गया है। ये अपने आप में एक अलग बात है और शायद थोड़ी सी चिंता का भी विषय हो सकता है। पर कभी भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अक्सर कि कभी कभी कोई ख़राब चीज़ के साथ अच्छी चीज़ भी आ जाती है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छी तरीके से एक नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, कि रिलीजियस पीपल हैड नेवर बीन अ वेरी पॉलिटिशियन और रूलर्स इन ऑल द एजेस, they had never been very religious, but at the same time all the rulers in all the ages they have misused the religion। और उसके बाद में उन्होंने राज करा। अगर रूलर रिलीजियस होगा तो कभी दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा, जैसे मिडल एजेस में होता था बिना किसी बात के। भाई बहुत शूरवीर थे, उन्होंने बहुत से देशों में परमवीर थे, उन्होंने अपना क्षेत्र बहुत बढ़ा लिया। भाई क्यों बढ़ा लिया? जबरदस्ती बढ़ा लिया दूसरे को आपने जाके। तो लेकिन वो अभी भी वही है कि रिलीजन इज यूज्ड इन पॉलिटिक्स, बट एट द सेम टाइम आई विल टेल यू, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन है, उसका एक हल्का सा हमें एक साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, साइड फायदा ये हुआ है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म भी हमारे अंदर थोड़ा सा बढ़ा है। मेरे मन में भी सवाल आता है, कई बार चलता है तो, कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ा जातिवाद की बातें उठाई जाती हैं कि बड़ा जातिवाद है, इस जाति के लोग हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, इनको मनाने के लिए आ रहे हैं। जब हम किसी भी और दायित्व के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं एक्सपर्ट्स है कि नहीं है, वो हमारा अच्छा इलाज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम किसी वकील के पास जाते हैं जो हमारे जीवन में एक फर्क डालता है। जो भी हमारी जो जीवन जिससे चलता है, समाज या देश जिससे चलता है, तो ये जो जातिवाद है तो ये क्यों, और आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बेहतर उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, कि एक बड़ा मुद्दा है जो एड्रेस नहीं होता और बड़े फक्र के साथ जातिवाद तो अब तो हमें लगता है कि सामाजिक रिश्तों में, शादियों में भी वर्जनाएं टूट रही हैं, लेकिन नेता चुनते हुए वक्त ये जो जातिवाद का जो दानव है ये लोकतंत्र के लिए किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। अलग अलग तीनों इस पे मैं आप लोगों का लूँगा। और क्या लगता नहीं कि ये मेरा थोड़ा है कि ये कुछ जानबूझ के क्रिएट किया गया है या ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया है, उसके अंदर विभक्त किया है। एक नागरिक के रूप में मतदान करना, जातियों के समूह के रूप में मतदान करना और
और उसको प्रभावित करना। तो ये जो राजनीति में जो एक जातिवाद है और बड़े फक्र के साथ होता है, उत्तर प्रदेश में तो मैं देखता हूं कि शायद ही ऐसी कोई कुछ मतलब बहुत सारी जातियां हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसके बाद भी जिस तरह से राजनीति में जातिवाद पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, उसको किस तरह आप देखते हैं प्लीज? देखिए, आपने इस समय, मैं समझता हूँ आज शाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने इस समय जो उठाया है, और ये मैं इसको केवल इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखता हूँ, मैं इसको इन जनरल भी देखता हूँ। ये कोई भी आपको बच्चा भी बता देगा, इसके लिए हम पैनलिस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जातवाद जो है वो एक इतना बड़ा दानव है जो कि हमारे समाज को वो खा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जातवाद चुनाव की देन नहीं है, ये चुनाव तो बहुत बाद में आए। भारत के अंदर ये बहुत खुशी की बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, हम कहते हैं ग्रीक डेमोक्रेसी सबसे पुरानी थी, ऐसा नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी जो है सबसे पुरानी थी जब यहाँ महाजनपद हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसलिए नहीं कि वो ख़राब है हम अच्छे हैं या कोई चीज़ हमारे यहाँ पहले हो गई है तो हम उस पर बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बात है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी। तो लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में होने, जैसे कि आप देखिए महापद्मानंद जो हुआ करते थे, वो ही वॉज द सन ऑफ अ बार्बर, जिसकी कि पहली बार नॉन टैक्सेशन का अगर किसी ने करा हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रलाइज टैक्सेशन का, तो वो नन डायनेस्टी के अंदर हुआ था वहाँ पर, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 422 BC में हुई थी। उसके बाद 322 BC में हम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या जात थी? ही वॉज द सन ऑफ अ पीकॉक टेमर। तो हमारे यहाँ पर जो शासक जिन पे ऊपर आज हम गर्व करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उन्होंने भी जातवाद को, जात विशेष उस समय नहीं थी। लेकिन अब हमारे यहाँ पर जो बात आती है, हमारे यहाँ जात जो हमारे समाज के अंदर ही हमारे जो आई है, उसका एक बेसिक रीज़न ये है, और जो रहे अभी इतने लंबे समय तक चल रही है और प्रबुद्ध लोगों के बीच में, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस जातवाद की संरचना को समझना पड़ेगा। जातवाद एक ऐसी है, अंग्रेज क्या डिवाइड एंड रूल करेगा, जो हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल हुआ। आप किसी भी जात के हों, आपकी जात से कुछ लोग नीचे जरूर होंगे और कुछ आपसे ऊपर होंगे। आप ऊपर वालों को तो वर्चस्व नहीं मानना चाहते हैं और नीचे वालों के ऊपर वर्चस्व आप कायम रखना चाहते हैं, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से। तो ये जो हमारी जो चली आ रही, इसका फायदा हमारे वर्तमान राजनीतिक लोगों ने भरपूर उठाया है। अगर आप कोई कमजोरी आपके अंदर है तो उसका दूसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा। तो मैं इसमें राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों को मैं इसमें ब्लेम कतई नहीं करूंगा। आपकी कमजोरी थी ये, उन्होंने उसको जोर से घुमाना शुरू करा और उसका उनको पूरा का पूरा फायदा मिला। रजत जी, देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अभी पांडे जी ने बोला कि इस बार का चुनाव बहुत ही मुझे ठंडा दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा मेरे को पोस्टर, कोई बैनर्स, ये सब नहीं दिख रहे। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले सब कुछ मीडिया, प्रिंट मीडिया या डिस्प्ले मीडिया के थ्रू होता था। फिर लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना मिलती थी, वो प्रिंट मीडिया या डिस्प्ले के थ्रू मिलती थी। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी हो गया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना प्रभारी हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी कम्युनिकेट करता था, लोग उसको एज सच एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन आज परिस्थिति बहुत बदल गई है। आज हर किसी के हाथ में जब एक स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन के ज़रिए लगभग हर आदमी के पास व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है। आप लोग मीडिया के जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा इस बात को जानते होंगे कि इस वक्त मीडिया किस कदर अपने आप को यूट्यूब से डिसरप्टेड फील कर रहा है। यानी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा जब डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन होती है, हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, हर एक के हाथ में व्हाट्सएप भी होता है, ट्विटर भी होता है, यूट्यूब भी होती है, हर किसी को ये सारी इंफॉर्मेशन 24/7/365 अवेलेबल होती है। तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, मतलब मेरी ये पर्सनल ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि जो इन सब चीज़ों के बावजूद इंफॉर्मेशन से अलूफ रह जाए, जिसके अंदर फिर भी ना जागरूकता आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने कहा चुनाव ठंडा हो गया है, वहाँ मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे जुलूस निकलते थे, लोग दरवाजे दरवाजे जाके निवेदन करते थे, उस तरह की बातें नहीं है। अब तो मतलब एक नेता भी दूसरे नेता को
किसी बात का जवाब देना होता है एक्स पे चला जाता है, ट्विटर पे चला जाता है, वहाँ जवाब देता है। प्रश्न ये है कि प्रिंट मीडिया जो है, जो हमारे अखबार हैं, आप क्यों आए, इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि दैनिक जागरण पत्र ने आपसे कहा कि एक चर्चा हो रही है, पधारिए। ये सूचना का एक इतना बड़ा माध्यम है कि प्रिंट को हम नकार नहीं सकते। और ये चीज़ें चाहे वो पोस्टर के रूप में दिखाई दें, चाहे उपलब्धियों के रूप में दिखाई दें, वो सबसे चीज़ें हटी हैं। बदलाव आता है, मैं मानता हूँ बदलना चाहिए, तो ये भी बदलाव है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट का महत्व हमेशा बना रहेगा, मैं ये मानता हूँ, पहली बात। दूसरी, ये जाति वाली जो बात है, ये बहुत आदिकालीन मामला है। और ये हमारे मित्र चले गए हैं भाजपा के लोग, जो प्रभु श्री राम की भक्ति में ज़्यादा लीन रहने वाले, हम लोग भी हैं उसी में। लेकिन मैंने पढ़ा है, और इस पे मैंने लोहिया का विमर्श पढ़ा, जो वो कहते हैं कि ये आज की समस्या नहीं है, ये दशरथ के समय की समस्या है। और 2 ऋषि हुए उस समय, एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ। एक जन्म से ब्राह्मण थे, एक कर्म से ब्राह्मण बन गए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, वही पूरे सिंहासन में राम के वनवास तक की पूरी कथा को उन्होंने अपने ढंग से उसको व्याख्यायित किया है। कभी जातियां आपको लिखी नहीं मिलेंगी, श्री राम सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री भरत सिंह या श्री कृष्णचंद्र यादव या किसी के आगे ये जाति का जो सूचक नाम बाद में जोड़े गए हैं। तो ये ऐसी बातें आ गई हैं समाज के भीतर, धीरे धीरे बंधन टूट रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम वोट देने जाते हैं तो अपनी जाति वाले को ढूंढते हैं, जब लड़की गर्लफ्रेंड या लड़की बॉयफ्रेंड या लड़का गर्लफ्रेंड ढूंढता है तो किसी भी जात में ढूंढ लेता है। और विवाह भी होने लगे हैं, ये सब जाति के बंधन टूट भी रहे हैं, राजनीति में भी टूटेंगे। आपने कहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल टूटेंगे। और हम लोग हमेशा आशान्वित हैं। मेरी चिंता ये है कि लोग अधिक से अधिक निकल कर अपने विचार व्यक्त करें, चाहे नोटा पर ही करें, लेकिन अपना विचार व्यक्त अवश्य करें। बैलेट पेपर पर जाएं, वहाँ जाकर वोट करें। और अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ, बस एक मतदान के अपील का कभी मैंने लिखा था, वो पंक्तियाँ सुना के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मीरा मोहन मलखान चलो, रघु निरहु शिवदान चलो, रजिया कासिम सलमान चलो, हरमिंदर पीटर जॉन चलो, कारीगर और किसान चलो, मत का व्रत मन में ठान चलो, यह लोकतंत्र का महापर्व तुम करने को मतदान चलो। तुम प्रजातंत्र की हो दौलत, तुमसे बनता अपना भारत, जानो मतदाता की ताकत, करना है व्यक्त तुम्हें अभिमत, वोटिंग करनी है 100%, मन में इसका कर ध्यान चलो, यह लोकतंत्र का पुण्य पर्व तुम करने को मतदान चलो। तुम हो बुजुर्ग या अभी यूथ, घर से निकलो क्या दूर बूथ, वोटिंग की ऐसी करो होड़, पिछले दो सभी रिकॉर्ड तोड़, तुम जाति धर्म का भेद छोड़, गाओ भारत जयगान चलो, यह लोकतंत्र का अमृत पर्व तुम करने को मतदान चलो, यह लोकतंत्र का महापर्व तुम करने को मतदान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस सत्र का समापन होता है। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मतदाता को जागरूक करने के लिए सज्जन एक गीत सुनाएंगे। मुझे लगता है आप पोडियम पे ही आ जाए। अच्छा, उसमें अच्छा। सभी को प्रणाम करते हुए और दैनिक जागरण का जो मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हुआ। और देखिए गीत के माध्यम से कि लोकतंत्र करेला पुकार, लोकतंत्र करेला पुकार, ओटवे से बनी सरकार, लोकतंत्र करेला पुकार, ओटवे से बनी सरकार, पहले मतदान कर जलपान बाद में, निक नेता चुनी है भारत माँ की याद में, निक नेता चुनी है भारत माँ की याद में, तनी समझा अपन अधिकार, ओटवे से बनी सरकार, एक एक ओटवा से हार जीत होला,
एक एक ओटवा से हर जीत होला, नियम कानून जान मत बन भोला, तनी समझ अपन अधिकार, ओटवे से बनी सरकार। परिचय पत्र लेके वोट डाले जइहा, परिचय पत्र लेके वोट डाले जइहा, शांति से वोट डाल के घर चले जइहा। कृष्णानंद भरे ललकार, वोटवे से बनी सरकार, लोकतंत्र करेला पुकार, वोटवे से बनी सरकार। जय हिंद, जय भारत।